मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? हाउ आर यू? फाइन। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 3 पे, क्लास 10th मैथ। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट बनाएंगे इस चैप्टर के। तो आज हम पहला पार्ट कवर करते हैं, तो पूरा बेसिक आपको समझाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं वो सारे आएंगे। ठीक है, इसमें से तो देखो, सबसे पहले चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ओके, सब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में थोड़ा डिफरेंस बता देता हूं कि क्या होता है। पॉलिनोमियल किसको बोलते हो? जिसमें आपके पास एक्स वाई के अंदर या कोई भी टर्म हो, वेरिएबल, कांस्टेंट, सम में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, बट नॉट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं है, तब तो वो होता है बहुपद, मतलब पॉलिनोमियल। और अगर कोई भी आपके पास वेरिएबल जीरो के इक्वल दे दिया तो वो क्या बन जाती है बेटा? इक्वेशन बन जाती है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो, जैसे दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1, बट 2 वेरिएबल है, इसका मतलब एक वेरिएबल x आ गया तो दूसरा वेरिएबल क्या आ जाएगा? y। दोनों की पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन, और वेरिएबल भी 2 है। कोई भी कांस्टेंट आपका आ सकता है, यहाँ पे 4 जो भी आपके पास गिवन हो इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो, जैसे मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम क्या करते हैं? पहली इक्वेशन मैंने इसको लेट किया, सेकंड इक्वेशन इसको लेट किया। तो ये पहली इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनके कोएफिशिएंट को a1 b1 c1, a2 b2 c2। अब दो इक्वेशन आपको दी मिलेंगी पेपर में, तो आप उनको ऐसे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, उसके बेस पे एक नंबर का क्वेश्चन श्योर आता है पेपर में। ठीक है, 1 क्वेश्चन श्योर होगा बेटा इस टॉपिक पे। तो क्या होगा? देखो, जैसे आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2। स्टार्टिंग की दो टर्म इक्वल नहीं होती है तो हम उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसको आप बोलते हो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है तो इसको बोलते हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसकी सॉल्यूशन के बेस पे बताएं तो इसका ओनली वन सॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट पे काट रहा है तो इसका वन सॉल्यूशन हुआ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल, मतलब एक हल। ठीक है, आगे देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों टर्म बराबर हैं तो हम उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, जिसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। कई बच्चे पूछेंगे सर कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? एक लाइन है, अगर दूसरी लाइन जैसे एक इक्वेशन की आपने बना दी, दूसरी इक्वेशन भी उसी लाइन पे आए, उस सेम पॉइंट ऑन के, तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ओके, तो उसके बता दिया मैंने आपको। आगे देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए तो हम उसे कहेंगे पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन है, ठीक है, जैसे पैरेलल लाइन के बताएंगे तो आपको क्या बता रहा हूं? एक लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइन की सेम डायरेक्शन है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? पैरेलल लाइन कहेंगे। ठीक है, तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं होंगी, नहीं मिल पाएंगी, तो हम कहते हैं इनको कोई हल नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब छोटा सा टॉपिक क्या होता है कि कई बार पेपर में पूछता है कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, उसको क्या बोलते हो आप? संगत या फिर असंगत। तो कंसिस्टेंट कब होगा? इन दोनों केस में, जब स्टार्टिंग की टू टर्म इक्वल ना हो और जब तीनों टर्म इक्वल है तो आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। इस बात को आप वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हो बेटा अपनी नोटबुक में। ठीक है, लास्ट जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या होता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, बस c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो आप उसे बोलोगे इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। ठीक है बेटा, अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। हम इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था? ये a1 ये a2, तो 5 अपॉन 7, बीच में इक्वल का निशान, माइनस, इसका माइनस देखना है आपको, माइनस लग रहा है ना, माइनस 4 अपॉन प्लस 6। आगे क्या लिखोगे आप? देखो ध्यान से, 8 अपॉन माइनस 9, 8 अपॉन माइनस 9। स्टार्टिंग के दोनों देखोगे तो आपको इक्वल नहीं दिख रहे, क्योंकि 5 अपॉन 7 नॉट इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6। y 6 5 जा 30, 4 7 जा 28, 30 नॉट इज इक्वल टू माइनस 28। तो अगर स्टार्टिंग के इक्वल नहीं होता तो आपको मैंने क्या बताया था? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आपसे यही इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि बताओ ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर पैरेलल है या फिर आपके पास कोइंसिडेंट लाइन है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बताना है? इसमें आपका हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जैसे एक ये ट्राई करता हूं मैं, 9 अपॉन 18, क्यों 9 अपॉन 18 क्यों किया? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, 3 अपॉन 6 एंड 12 अपॉन 24।
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल है बेटा, है तो तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है कोइंसिडेंट लाइन, जिसको हम बोलते हैं संपाती रेखा। बेटा हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा, ठीक है ओके। अब पूछता भाई, अब ये भी पूछ लेता है भाई एक सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन के अनुसार, तो आप क्या बोलोगे इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के बेस पे पूछे तो हम बता देंगे इसका आंसर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मत सोचना कि यही पूछ लेगा, कई बार पेपर में ये इक्वेशन देख के पूछेगा कि बताओ एनी, ऑप्शन में आ जाएंगे वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो आप क्या करोगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दोगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बचा है, ये आपको ट्राई करोगे, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ आपके पास मैंने 4 पार्ट लिख रखे हैं क्वेश्चन के, उसमें आपसे ओनली यही पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, यही पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो सिंपल, मैंने बताया था a1/a2, क्या करोगे इसको सोल्व कर रहा हूं सबसे पहले 3/2, ठीक है, 2/-3, जो उनका कोफिशिएंट आगे जो आपके प्लस माइनस लगा होता है उसको साथ के साथ लगाना है, इक्वल टू 5/7। अब ध्यान से देखें 3 3 जा 9, -9, 2 2 जा 4, क्या -9 4 के इक्वल होता है, नहीं। तो आप क्या कहोगे सर ये कौन सा केस बन गया आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही बन गया, ठीक है। तो ये केस होता है, तो आप अगर ये दो केस होते हैं जब तीनों बराबर हो तो वो क्या होता है कंसिस्टेंट। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको खाली बताना है कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, तो आप इसमें आंसर क्या दे दोगे, आपका ये क्या आ गया कंसिस्टेंट आ गया, ठीक है। अब जैसे ये ट्राई करोगे 5/-10 इज इक्वल टू 6 -3 सॉरी -3/6 इज इक्वल टू 11/-22। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। अब आप कहो सर ये तो 2 के सामने माइनस लग रहा है, यहाँ पे -1 के सामने लग रहा है, ठीक है। 1/2 1/2 1/2, चाहे माइनस नीचे लगो चाहे ऊपर लगो, है तो 1/2 के सामने बेटा, ये बीच में इक्वल, यहाँ पे भी आपका क्या है माइनस, तो तीनों टर्म इक्वल है, 1/2 के सामने माइनस, 1/2 के सामने माइनस, 1/2 के सामने माइनस, तीनों बराबर होते हैं तो क्या कहोगे आप कंसिस्टेंट, ठीक है। एक ही ट्राई करता हूं मैं 4/3 डिवाइड में क्या लिखोगे 2, अब 2 के अपोन में कुछ है तो क्या लगा लो 1, बीच में इक्वल 2/3, क्योंकि देखो b1/b2 2/3 और इज इक्वल टू 8/12। अब देखो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 4/3, ये 1/2 चेंज होके आपके पास यहाँ पे डिवाइड में ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, वहां पे हो गया 2/3 इज इक्वल टू 8/12, काट लो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो 2/3 2/3 2/3 तीनों इक्वल आ गए ना, 2/3 2/3 2/3, जब तीनों इक्वल होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कंसिस्टेंट, ठीक है। अब एक ये ट्राई करो आप, ये वाला 2/4, ठीक है, इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू 8/9। तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 1/2, ये दोनों सेम है, बट लास्ट के दोनों सेम नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था उस केस में कि यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, स्टार्टिंग के दो सेम है लास्ट के दो सेम नहीं है, तो क्या होता है इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे करना है आपको। इफ कंसिस्टेंट सोल्व ग्राफिकली मेथड्स, अगर आपके पास कंसिस्टेंट है तो आप ग्राफिकली मेथड से आगे सोल्व करोगे, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आगे मत करना। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले हम पहला ही ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। पहले चेक कर लेते हैं ये क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2, क्योंकि a1/a2, ठीक है। इस यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2, ये भी 1/2 एंड 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तीनों बराबर है, तो मैंने क्या कहा था आपको कंसिस्टेंट, याद है ना। तो ठीक है, तो कंसिस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पहली इक्वेशन क्या है x प्लस वाई बराबर 5, आप इसके पहले पॉइंट निकाल लो कि कहां से पास होगा ये लाइन, x y लिखा, पहले x की जगह 0 कर लो, जब x 0 हो गया तो y कितना बचा आपके पास 5। अब आपको y की जगह 0 लेना है तो y 0 हो चुका तो x क्या बचा, x बचा आपका कितना 5। इसके तो पॉइंट आ गए पहली इक्वेशन के, दूसरी के निकालते हैं
2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10। इसके भी आप ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे x y। यदि x की जगह आपने 0 किया, क्या किया 0, तो आपका ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5, और y की जगह 0 करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस की 2 लाइंस ग्राफ लाइन बना लेंगे। ये x एक्सिस, ये y। ठीक है बेटा, x पॉजिटिव आपके राइट साइड में होता है, y पॉजिटिव अपवर्ड होता है, y का नेगेटिव नीचे होता है डाउन। ठीक है बेटा, और x का नेगेटिव कहाँ होता है लेफ्ट साइड में। तो बीच में ये क्या आपका ओरिजिन है, सेंटर। ठीक है, जहां पे पॉइंट x के भी 0 होता है और y के भी 0 होते हैं। आपको पॉइंट लेना है 5, हाईएस्ट पॉइंट आपका 5 है, तो ऐसे ले लोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड ऊपर जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 5। ठीक है, इसको आप साफ साफ खुले तरीके से बना लेंगे कॉपी में। ठीक है, इसमें थोड़ा स्पेस नहीं है ना जब ऐसे हो रहा है। अब देखो हाँ, एक चीज याद रखना कि ग्राफ बनाते समय ना इनका गैप सेम होना चाहिए बेटा। ये जैसे आपने 0 से 1 जितना यहाँ पे लिया ना, उतना ही आपको क्या लेना है y एक्सिस पे लेना है। ये नहीं इधर आप क्या करो ज्यादा गैप दे दो, उधर कम दे दो, गैप आर इक्वल। अब देखो पॉइंट क्या है, ये रहा 5, ये 5 रहा x का 5 जब y 0 है, और आपका जब y 0 है तो x का 5 ये हो गया। दोनों इक्वेशन के सेम पॉइंट है, देखो आप सेम आपके बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन भी उधर से ही पास होगी और सेकंड इक्वेशन भी उसी लाइन से पास होगी। तो ये कौन से केस का हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन नो, पैरेलल लाइन नो, तो मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंट लाइन। तो ये बेटा कोइंसिडेंट लाइन होगी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। ठीक है बेटा, तो आपको ये ऐसे सोल्व करना है ग्राफिकली। अब मैंने ये दिया है आपके पास, एक ये दे रखा है, इनको आप खुद ट्राई करके देखिए कि सर ये कंसिस्टेंट आता है तो हमने ग्राफ ये बनाया, अगर इनकंसिस्टेंट आए तो बस उससे आगे आप मत करना। ठीक है, आगे क्या है, जैसे आपके पास है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। विड्थ आप बोलते हो बेटा ब्रेथ को, चौड़ाई को, याद रखना। ठीक है, जो विड्थ होती है उसको ब्रेथ हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई, और हाल्फ होता है, हाल्फ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप। किसी भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसका अर्ध परिमाप मतलब हमें दे रखा है हाफ पेरीमीटर। कितना बेटा 36, ये लिख रखा 36 मीटर, देखो। ठीक है, और क्या रखा है, जो इसकी लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, और ये क्या आपकी ब्रेथ है, तो ये वाली लेंथ है ना वो 4 मीटर मोर देन है। 4 मीटर मोर का मतलब होता है प्लस, ज्यादा। ठीक है, लेस का मतलब होता है, कभी अगर पेपर में लेस आ जाए तो उसका मतलब माइनस, कम। ठीक है, और मोर का मतलब ज्यादा, मतलब आपका प्लस। ये चीजें ध्यान रखा करो। ठीक है, तो आपके पास ब्रेथ नहीं दे रखी, तो मैं क्या करूंगा, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन आप इसको पूरी लैंग्वेज के साथ लिख सकते हो। जैसे आपने ब्रेथ को क्या मानना x, तो लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, लेंथ हो जाएगी आपकी x प्लस 4, क्योंकि 4 मीटर मोर देन था तो यहाँ पे प्लस लगा दिया। लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेथ भी हमारे पास है, तो क्यों ना पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लिया जाए। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर ऑफ, आप लिखना है बेटा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पैरामीटर का। अगर एरिया का फॉर्मूला पूछे रेक्टेंगल का तो क्या कहोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूले इंपोर्टेंट रहते हैं तो आप इनको याद रखा करो। अब देखो पैरामीटर 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी x प्लस 4, ओके, एंड ब्रेथ कितनी है आपकी, ब्रेथ को सम करना है ना, ये तो लेंथ रखी है हमने अभी तक x प्लस 4, प्लस में ब्रेथ कितनी है आपके पास x जो आपने लेट की थी। बट हमें पैरामीटर नहीं दे रखा था, हमें दे रखा था हाफ पैरामीटर, तो आपका पैरामीटर हाफ दे रखा है 36। ठीक है, ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला, तो इसको हाफ से क्या कर दो, 2 से क्या कर दो डिवाइड। जब पैरामीटर दे रखा है उसको हमने 2 से डिवाइड दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपका हाफ पैरामीटर हो गया। ठीक है, हाफ पैरामीटर। ठीक है, तो मैंने कर दिया 36 को 2 से डिवाइड दिया तो कितना है बेटा 18। यहाँ पे 2 से क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि 2 से डिवाइड मैंने बोथ साइड दिया है हाफ पैरामीटर बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पे x और x कितना हुआ 2x हो गया, प्लस का 4, प्लस के 4 को इधर भेज दो, 18 में से 4 गया उधर बचा आपका 2x, 18 में 4 गया तो आपका बचा 14 इज इक्वल टू क्या है 2x। 2 मल्टीप्लाई में x के जब बराबर के इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया। ठीक है, 2 7 जा 14, आपकी x की वैल्यू क्या आई 7, तो इसका मतलब आपकी ब्रेथ x, आपने ब्रेथ को लेट किया था वो 7 आ गई। लेंथ क्या थी x प्लस 4, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करो, 7 प्लस 4 क्या हो गया
11, ठीक है। तो आपके पास लेंथ 11 मीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो, हाँ मीटर में दे रखा था। और आपके पास जो ब्रेथ एक्स मानी थी वो कितने है, 7 मीटर। हमें क्या निकालती, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, इसकी जो लंबाई चौड़ाई निकालनी थी वो हमने निकाल दी, ठीक है बेटा।